This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल, आपके सवालों के जवाब और बड़े शहरों में निवेश के नए इलाके, इसके साथ साथ वो सब कुछ जो मायने रखता है आपके लिए रियल एस्टेट में। अगले 1 घंटे में देखिए मेरे साथ। बात आपके सपनों के घर की हो या फिर प्रॉपर्टी में निवेश, हमारी एक्सपर्ट दूर करेंगी आपकी उलझन। आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी लॉग ऑन कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के शो की अहम खबरों पर। रियल एस्टेट में बिल्डरों पर कसने लगा है कर्ज का फंदा। कर्ज के साथ साथ ब्याज की अदायगी बनी मुसीबत। थमी हुई बिक्री और कर्ज पर चढ़ते ब्याज से परेशान बिल्डर सस्ते घर बेचने पर मजबूर। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मुंबई में जगह की कमी की वजह से अब पुराने प्रोजेक्ट्स के नए सिरे से विकास से जुड़ी लोगों की उम्मीदें। तो आज के शो की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार में बढ़ रहे कर्ज की खबर से। सुस्त बिक्री और ग्राहकों का इंतजार करते फ्लैटों से बिल्डरों की बैलेंस शीट पहले ही फीकी पड़ी हुई है। ऊपर से बढ़ते कर्ज की देनदारी और ब्याज ने मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। बड़े बिल्डर तो जैसे तैसे काम चला रहे हैं, लेकिन कर्ज का बढ़ता बोझ छोटे डेवलपर्स के लिए आफत बन सकता है। हमारे संवाददाता निखिल नारायण शिवदास ने बिल्डरों के सामने खड़ी इस चुनौती का जायजा लिया इस रिपोर्ट में। indiaproperty.com ने भारत में घरों की सबसे बड़ी ऑनलाइन बिक्री शुरू की तो उसमें नकद तोहफे, विदेश की सैर और भारी छूट सभी कुछ था। लेकिन इन लुभावने वादों के पीछे बिल्डरों की परेशानी भी साफ नजर आती है कि अब जल्दी से वो घर बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। I mean, it's not something that can be wished away. And therefore, as a result, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसी बिक्री लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर घर बना हुआ पड़ा है तो रियायत देकर अगर मैं बेचता हूं तो कम से कम मेरे पैसे वापस तो आ जाते हैं। बिक्री में कमी और खाली पड़े घरों में इजाफे से इस तरह की छूट और तोहफे अब आम बात हैं। नाइट फ्रैंक से मिले आंकड़े दिखाते हैं कि 2013 के मुकाबले 2014 में बिक्री में 17% की गिरावट आई। 2014 की दूसरी छमाही में रिहायशी बिक्री 3 साल में सबसे कम रही। इससे उन बिल्डरों पर बहुत दबाव पड़ा है जो जमीनें खरीदकर और बड़े प्रोजेक्ट लाकर पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने बहुत महंगा निजी पैसे का कर्ज लिया। कर्ज भी छोटा नहीं है, शायद 40,000 करोड़ है जो टॉप 7-8 शहरों में है और इसका बड़ा हिस्सा एनसीआर और मुंबई में है। बिक्री में मंदी को देखते हुए डेवलपर्स फंड जमा करने और कर्ज कम करने के नए तरीके खोज रहे हैं। डीएलएफ जैसी बड़ी कंपनी जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, वो अपनी संपत्ति बेचकर और रीट्स के जरिए ऋण कम करने की कोशिश कर रही है, जबकि मुंबई स्थित लोधा ग्रुप ने हाल में 12% लाभ पर डॉलर बॉन्ड्स बेचकर 20 करोड़ डॉलर कमाए। विशेषज्ञों को डर है कि छोटे बिल्डरों के ऊपर इसका और बुरा असर पड़ेगा। हमें पता है कि छोटे बिल्डरों को दिक्कत होगी, इसलिए उद्योग पर संगठित बिल्डरों की गिरफ्त बढ़ती जाएगी। हम समझते हैं कि जो इकोनॉमी अभी पिकअप हो रहा है, जीडीपी की अभी पिकअप शुरुआत हुई है और इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने अभी कम किया है, तो ये दोनों मिलाने के बाद हम समझते हैं कि कुछ न कुछ इसकी डेवलपमेंट होगी और
ओवरऑल इकोनॉमी पिकअप हो जाएगा, हाउसिंग भी काफ़ी इसमें पिकअप हो इस साल के अंदर ही हो जाएगा। तो आप हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डेट पोजीशन ज़्यादा दिन नहीं रहेगी क्योंकि इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। वैसे जानकारों का दावा है कि इनमें से कई बिल्डरों के पास अब महंगी निजी इक्विटी और कर्ज लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ऐसा करने से उन पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाएगा। अधिकतर तो लोन ले ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो पीई का रास्ता ही अपना सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ बिगड़े हुए मामले हैं जहां खातों में हेरफेर करके बचने की कोशिश की गई है। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मुंबई स्टूडियो से। राजेश वर्धन जो कि जाने माने बिल्डर वर्धमान ग्रुप के एमडी हैं, हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राजेश जी। और शुभांकर मित्रा जो कि हेड हैं स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग वेस्ट जेएलएल इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभांकर, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले बिल्डर्स की राय अगर हम जानना चाहें राजेश जी, तो किस तरह से ये कर्ज और इसके ब्याज की अदायगी भारी पड़ रही है रियल एस्टेट सेक्टर पर? देखा जाए तो कर्ज भी जो डेवलपर्स ने लिया है, अगर उन्होंने गवर्नमेंट की जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनसे लिया है तो उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी रीज़नेबल है, 13.5% से 14.5%। लेकिन अगर प्राइवेट फंड से लिया है तो उसके अंदर जो रिटर्न उनको जा रहा है वो कम से कम 22% के आसपास जा रहा है। जब आप कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट के बीच में ही कि 13.5% कहाँ है और कहाँ पे जो पीई फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, डेवलपर्स को फंड दिया है, वो 22 से 24% उनका आईआर जा रहा है, तो एक बड़ा गैप तो उसमें है। तो अगर हायर कर्ज इंटरेस्ट पे लिया हुआ है तो नेचुरली वो डेवलपर्स को बड़ा पिंच हो रहा है। दूसरा, जो प्रोजेक्ट्स डिले होने के कारण भी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती गई है प्रोजेक्ट के ऊपर, वो भी उस डेवलपर को रियल में एक सफ़र करवा रही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल्स एंड दिस थिंग। सेल की तो एक बात अलग है क्योंकि प्रोजेक्ट सेल आज समझो स्लो हुआ है, लेकिन उसके पहले प्रोजेक्ट को अप्रूवल और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते करते जो वक्त लग गया है और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गई है वो बड़ी समस्या है जी। आज जब सेल्स स्लो डाउन हो गया, जो फिगर्स आ रहे हैं कि भाई 17% लास्ट ईयर कम हो गया, अब भी स्लो चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ रियल एस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाए तो राजेश जी, मैं आपको टोक रही हूँ यहाँ पर, अगर फ्लैट बिक नहीं रहे, यूनिट्स बिक नहीं रहे, तो क्या उसके लिए उनकी अनअफोर्डेबिलिटी यानी उनके दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसकी वजह से लोग उन्हें खरीदने से हिचक रहे हैं? सब जानते हैं कि इंडिया में डिमांड और सप्लाई में कितना बड़ा गैप है, तो क्या कहीं बिल्डर्स भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपको नहीं लगता? नहीं, मैं जो अभी पॉइंट रेज कर रहा था वो वही मुद्दा है कि ओवरऑल इकोनॉमी आज की तारीख में स्लो है। हर धंधा, हर व्यापारी जो धंधा कर रहा है उसके पास में पैसा नहीं आ रहा है, खुद को फ्लैट लेना है, फ्लैट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमी जो स्लो हो गई है। हर धंधे में प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, जो सर्विस क्लास है उसने भी, जब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में पहली बार कटौती आई है, लेकिन इस कटौती से काम नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ शुभांकर भी हैं। शुभांकर, लोन्स और इंटरेस्ट की अदायगी तो हर सेक्टर में होती है, रियल एस्टेट को इससे अछूता नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रियल एस्टेट का ये जो लोन कॉन्सेप्ट है वो कुछ ओवर प्राइस्ड भी है, हमें गुड लोन और बैड लोन को अलग कर करके देखना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? जी, इसमें लोन जो डेवलपर को मिलता है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, चाहे पीएसयू बैंक्स हो या एनबीएफसीज हो, दोनों के अलग अलग नज़रिया होता है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। ज़्यादातर क्या होता है कि जो एनबीएफसीज है वो डेवलपर को लैंड एक्वायर करने में भी पैसा देते हैं, लेकिन जो पीएसयू बैंक्स है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन फाइनेंस करते हैं। तो ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है, क्योंकि आप जब लैंड फाइनेंस कर रहे हो, लैंड खरीदने के लिए किसी को लोन दे रहे हो, तो उसमें कई सारे अड़चने आ सकते हैं, जैसा कि राजेश जी ने बताया कि वहाँ पे अप्रूवल रिलेटेड इशू होता है, कन्वर्शन का इशू होता है। आप जो तरीके से सोच रहे थे लैंड एक्वायर करेंगे उसमें आपको ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि जो इम्प्लाइड कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते करते आपका लोन और ब्याज और वो मिलके ही इतना हाई लेवल तक हो जाता है कि आप
एक सर्टेन प्राइस के नीचे प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये एक साइकिल है और इसमें कई सारे चीज़ें इन्वॉल्व है जो कि प्राइस जो आज के तारीख में है उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कई सारे वो रीज़न प्ले करता है। जी राजेश जी, जो मैं पहले मुद्दा उठा रही थी आपके साथ कि अनअफोर्डेबिलिटी, ये ठीक है कि बिल्डर्स की भी कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बड़े शहरों में जोर हाई इनकम ग्रुप के लिए मकान बनाने पर है, जबकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें मांग बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उसके मुकाबले कम है, लेकिन वहाँ बिल्डर्स को मार्जिन कम मिलता है। क्या इस वजह से वहाँ पर आप लोग जाते नहीं हैं? अगर वहाँ पर जाएं तो बिक्री की समस्या शायद नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे हमको मार्जिन मिलेगा हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जब लैंड प्राइस जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही इतनी हो गई है कि आप अफोर्डेबिलिटी की जो बातें इतने सालों से मैं सुन रहा हूँ वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। हम खुद चाहते हैं कि एक बिल्डर को 25-30% का मार्जिन मिल जाए, हम काम कर सकें और जल्द से जल्द अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लोगों को डिलीवर कर पाएँ, लेकिन हर चीज़ की समस्या का कोई समाधान नहीं आ रहा है। जी शुभांकर, बहुत सारे बड़े बिल्डर्स ने, जिसमें अगर मैं एक उदाहरण दूं तो डीएलएफ के पास अभी लैंड बैंक है करीब 295 मिलियन स्क्वायर फीट का, और उसमें से सिर्फ 50 मिलियन स्क्वायर फीट में उनका विकास, उनका डेवलपमेंट चल रहा है। तो अगर हम लोन के नज़रिए से देखें तो भले ही लोन बढ़ रहा हो, उसकी इंटरेस्ट की अदायगी बढ़ रही हो, लेकिन जो लैंड बैंक है उसकी भी तो कॉस्ट बढ़ रही है। आखिर उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? जी, लैंड बैंक ऐसा है कि जो भी डेवलपर है उन्होंने अपना लैंड बैंक ये सोच के क्रिएट किया कि आने वाले दिनों में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और उनके पास अगर लैंड बैंक है तो अपने मर्जी के हिसाब वो बनाते जाएंगे और बेचते जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों से बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न डिमांड उस तरीके से इंडिया में ग्रो नहीं हुआ है इन द मेजर सिटीज़। तो जो उनका प्लान था लैंड डेवलप करने का, वो उनका प्लानिंग उस तरीके से वर्कआउट नहीं हुआ। अभी सवाल है ये जो लैंड उनके पास पड़ा हुआ है, तो कुछ डेवलपर सोच रहे हैं कि इसको मोनेटाइज करके इसको बेच के थोड़ा सा डेट ऑफसेट कर दे, पर वो भी प्रोसेस उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में बड़ा लैंड खरीदने के लिए भी डिफ़िकल्टी आ रहा है, क्योंकि खरीदेगा कौन? एक डेवलपर बेचेगा तो दूसरे डेवलपर ही खरीदेगा, और उनका भी हालत वैसा ही है जो दूसरे डेवलपर का है। तो इसीलिए ये भी उतना इजी नहीं है। आई थिंक ये इशू थोड़ा सा उलझा हुआ है। जी राजेश जी, हमने यहाँ डीएलएफ का जिक्र किया जो कि देश का सबसे बड़ा डेवलपर है, लेकिन छोटे डेवलपर्स भी हैं। आजकल कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे शॉप्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी फ्रीबीज दी जा रही हैं कि आप फ्लैट खरीदिए आपको गाड़ी मुफ्त मिलेगी या फर्नीचर मुफ्त मिलेगा। ये सिर्फ कंपटीशन का ही नतीजा है या फिर ये जो टाइट फिस्कल सिचुएशन है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है कर्ज के चलते, उसके चलते बिल्डर अपने यूनिट्स बेचने की होड़ में है? नहीं, मैं इसे कंपटीशन का नतीजा नहीं मानता हूँ। एक बात है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसके अंदर अगर हम कुछ अच्छे बेनिफिट कंज्यूमर को दे सकते हैं तो अट्रैक्ट करने के लिए किसी को भी देना चाहिए और कोई उसमें तकलीफ नहीं है। मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 91 में भी मैंने अच्छे फ्रीबीज के साथ में प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे जहाँ पे हमें अच्छा सेल्स मिला था, तब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। बट हम फास्ट सेल्स करना चाहते हैं एज ए डेवलपर। अगर हम जल्द से जल्द अच्छा प्रोडक्ट सबको बना के कंज्यूमर तक पहुँचाने का हमारा एम रहता है। दूसरी बात ये आ गई कि आज अगर स्लो है तो क्या हम फ्रीबीज देने से ही कंज्यूमर आएगा? बिल्कुल नहीं। फ्रीबीज तो एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर को जो लोन उसको लेनी है उस फ्लैट को लेने के लिए क्या वो उसको अफोर्ड कर पा रहा है, वो उसका 20 साल में जो रिपेमेंट करना है क्या वो उसको कर पाएगा? ये सब प्रॉब्लम कंज्यूमर को ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेवलपर। सेल्स नहीं होने के कारण डेवलपर, अब जैसे छोटे डेवलपर की आपने बात की, तो छोटे डेवलपरों ने बड़ा फाइनेंस नहीं लिया हुआ है या उनके पास में कोई बड़ी लैंड बैंक नहीं है। बड़े डेवलपर ने बड़ा फाइनेंस भी लिया हुआ है और उस बड़े फाइनेंस के कारण बड़ी लैंड बैंक भी है जिसकी इनकम नहीं हो रही है और उसके ऊपर उसका ब्याज बढ़ रहा है। तो रियल जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं वो बड़े डेवलपर के साथ में ज़्यादा है, छोटे और मीडियम डेवलपर्स के पास में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पूरी इंडस्ट्री को है। जी जी, लेकिन ये शायद उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका होगा मकान खरीदने के लिए जो कि वाजिब कीमत पर अपने बजट में मकान खरीदना चाहते हैं। ये जो होड़ है फ्लैट बेचने की, घर बेचने की, उसमें उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के भी अच्छे दिन जल्दी आएंगे और ये जो आर्थिक मंदी की एक स्थिति देखने को मिल रही है बीते कुछ समय से, वो कुछ बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।